अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि मेरा प्रेगनेंसी और एंड पर सी सेक्शन की सारी रिकवरी और सारा ये जो पाथवे था, सारा जर्नी था, ये कैसा रहा। अच्छा, इस वीडियो में ना मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को और बहुत सारी अपनी खुद की स्टोरीज को शेयर करने की कोशिश करूंगी। फिर भी जो कुछ रह जाएगा यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स एंड आई ट्राई टू मेक अनदर वीडियो आउट ऑफ इट एज वेल इफ नीडेड। सो सबसे पहले ये कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी एंड आई वाज इन द यूके एट दैट टाइम। सो व्हाइल आई वाज प्रेग्नेंट आई वाज वर्किंग इन द NHS in the UK in the plastic surgery with crossover ENT and everything was going well, but then again क्योंकि मैं वहाँ पर ना जो बिल्कुल मैं अकेली फील करने लग गई थी, अकेली थी नहीं लेकिन फील करने लग गई थी। उसकी रीज़न ये है कि जो मेरे हस्बैंड है वो दूसरे शहर में होते थे और मैं दूसरे शहर में होती थी, और वो सारा जो एक एनवायरनमेंट एक मेरे लिए बन गया था ना, वो मेरे लिए जो पहले 5 महीने थे प्रेगनेंसी के, वो मेरे लिए मैं कहूँगी मेंटली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहे थे। क्योंकि मम्मा दूर थी, फैमिली का और कोई बंदा नहीं था, सिर्फ मेरे हस्बैंड होते थे। वो भी कभी उनका वीकेंड ऑफ होता था, कभी नहीं होता था। एक वीकेंड उनका ऑन होता था, एक वीकेंड मेरा ऑन होता था, तो ले देकर बात ही कहाँ पे आके खड़ी होती थी। तो आई स्टार्टेड फीलिंग रियली अलोन, दो आई वॉज वेरी हैप्पी, दो माई हस्बैंड वॉज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी, बट देन स्टिल I was feeling alone. I was feeling that I had no support there. And फिर मैंने ये फैसला लिया कि, और हाँ, जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी, जो वहाँ पर केयर थी ना, वो भी नहीं अच्छी थी। एंटीनेटल केयर जितनी मुझे मिली जहाँ तक, मतलब कि 5 मंथ तक, आई वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल विद एंटीनेटल केयर। मुझे नहीं पता बाकी लोगों का डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, सबसे पहली बात तो मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पहले 8 हफ्ते तक तो मुझे उन्होंने कहा कि वी डोंट नीड टू सी यू टिल 8th वीक, और 8वें वीक के ऊपर आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट होगा। उस पर भी जब मैं जा रही थी तो 8वें वीक के लिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम बीइंग प्रेग्नेंट एंड ऑल दैट, और मैं भाई मतलब फॉरेन कंट्री में हूँ, मेरे लिए बहुत मतलब कि चैलेंजिंग टाइम तो था ही, लेकिन साथ में मेरे लिए इट मेंट अ लॉट। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट फॉर यू नो माई फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी। तो जब मेरा पहला विजिट भी था ना, तो वो मिडवाइफ के साथ था। एंड आई अंडरस्टैंड कि मिडवाइफ, आई मीन नो पर्सनल ऑफेंस, मैं सिर्फ अपनी पर्सनल जर्नी बता रही हूँ जो मुझे ठीक लगा मेरे लिए, और मैं वो शेयर कर रही हूँ। अब देखो, मैं अपनी एज अ फर्स्ट प्रेगनेंसी मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं प्रेग्नेंट होंगी तो मैं एक बहुत ही अच्छी पाकिस्तान के सबसे बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट के पास में चली जाऊंगी। बट देन अगेन यहाँ पर मुझे मिडवाइफ की केयर मिल रही थी, एंड बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे पता है मिडवाइफ के पास सारी सर्टिफिकेशन है, सारे कोर्सेज हैं, दे आर एलिजिबल टू टेक केयर ऑफ मी वट एवर। बट देन अगेन आई वॉज नॉट हैप्पी। और इसके साथ ही फिर क्या है, वो भी मैंने वेट किया 8वें वीक पे, और पहला अल्ट्रासाउंड उन्होंने मुझे 20वें वीक पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है मैं थोड़ा बहुत भूल भी गई हूँ, बट 20वें वीक पर उन्होंने मुझे मेरा पहला अल्ट्रासाउंड किया। और उस दिन भी जब वो मेरा उसी हॉस्पिटल में था जहाँ पे मैं काम करती थी, काउंटेस ऑफ चेस्टर हॉस्पिटल में, तो मुझे लगा अच्छा हाँ ठीक है, क्योंकि अब मेरा आज अल्ट्रासाउंड है तो आज मुझे गायनेकोलॉजिस्ट देखेगी ना, क्योंकि अब वरना हॉस्पिटल में है तो मतलब कि इसका ये मतलब है कि आज गायनेकोलॉजिस्ट भी देखेगी, हर चीज़ ये सीन होगा। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ फिर अगेन सोनोग्राफर थे, एंड वही जो उनका नर्सिंग स्टाफ था, उन्होंने मेरे फिर ब्लड्स वगैरह ले लू के मुझे घर भेज दिया। बेशक वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है बहुत अच्छी केयर दे रहे हों, और लेकिन मेरे लिए पर्सनली इट वाज नॉट इनफ। सेकेंडली फिर बात ये आ जाती है कि वैसे ही सब कुछ अकेले देखना है, अलोन सपोर्ट करना है, साथ में वर्क वीज़ा का एक अलग प्रेशर होता है। अगर आप लोग भी वर्क वीज़ा पे, अगर जो लोग देख रहे हैं अगर वर्क वीज़ा पे होंगे, देन ये बहुत ज़्यादा प्रेशर होती है इस चीज़ का कि आपने अपने आप को अप टू डेट रखना है, आपने वर्क पर अपना बेस्ट देना है, और ये सारी चीज़ें मिलकर मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गई थी। सो आई डिसाइडेड टू मूव बैक टू पाकिस्तान फॉर माई बेबी। एंड जब मैं पाकिस्तान वापस आई हूँ उस वक्त तक मेरा वेट भी बिल्कुल गेन नहीं हुआ था। बट देन अगेन इस चीज़ को मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा वेट गेन नहीं हुआ, इट वॉज अ वेरी हेल्दी प्रेगनेंसी। हो हाँ, ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपको बताना भूल गई। जो पहले मेरे 12 वीक्स थे ना, दे वर हॉरिफिक। मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी, मुझे इतना ज़्यादा नौसिया रहता था मैं के, और हाँ, और अचानक से बीपी लो हो जाता था। मतलब कि मैं काम पे हूँ, मैं पेशेंट को असेस कर रही हूँ और मेरा बीपी लो हो गया, मैं पेशेंट छोड़ के पहले जाकर टॉफ़ी खा रही हूँ। और साथ ही मुझे इतनी ज़्यादा नोजिया वॉमिटिंग होती थी कि मैं अपने काम से वापसी पर, मेरा हॉस्पिटल एकोमोडेशन में मैं रहती थी, आधा वक्त उधर रही हूँ और फिर कुछ वक्त ना मैंने एक गली आगे मेरा घर था, तो
मैं इतनी मुझे नोज़िया होता था कि मैं रोड्स के ऊपर रुक के, वो जो एक ही रोड मतलब कि एक लंबा रोड जो होता था चल के जाने वाला, मैं उस पर रुक के भी वॉमिटिंग करती थी। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मतलब इतना ज़्यादा मेरे साथ ये नोज़िया वॉमिटिंग वाला सीन था। और बहुत ही बुरे तरीके से मैंने मेंटल हेल्थ अपनी हिट की थी। बहुत ही बुरा टाइम मेरे लिए मेंटली था वो। दो आई हैड ऑल द सपोर्ट माई हस्बैंड कुड गिव मी, बट इट वॉज नॉट इनफ फॉर मी एट दैट टाइम। सो फिर मैंने क्या किया कि 5th मंथ के ऊपर मैंने डिसाइड किया दैट नो आई कैन नॉट डू इट हियर। और द थॉट कि मुझे यहाँ पर प्रेगनेंसी के वो अपनी डिलीवरी भी यहाँ पे करनी है, इट स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ मी। तो मैंने क्या किया जनाब, मैं पाकिस्तान आई हूँ अपने 5वें महीने में, एंड देन 5वें महीने में मैंने पाकिस्तान में कदम रखा है। और मैं कहती हूँ मेरी अपनी फ्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट बन रही हैं, वो मेडिकेयर हॉस्पिटल में होती हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसको मैंने कहा भाई मुझे बता, जो सबसे बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट जा रहा है ना, मैंने उधर ही जाना। तो सबसे पहले उसने मुझे भेजा डॉक्टर शाहिद राव के पास, बट देन अगेन मैं नहीं खुश हुई। उसकी रीज़न ये थी कि थोड़ा बहुत यूके का कीड़ा भी तो था ना बीच में, कि यार सही से बात करे डॉक्टर, खुल के बात करे, आपके साथ शेयर करे, आपके पूछे आपसे, आपको कोई कंसर्न नहीं है। नहीं, लेकिन सर बोलते नहीं है ज़्यादा। सर बहुत अच्छे हैं, मैं थोड़ा सा हंसमुख बंदा हूँ, मैंने उनके साथ 2-3 मजाक फिर भी कर डाले थे। तो मगर देन अगेन आई वॉज नॉट हैप्पी। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ ना। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं आखिरी दिन तक भी गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करती रह जाऊंगी, और आखिरी दिन मैं किसी के पास भी जाकर लेट जाऊंगी और कहूँगी मेरा सी सेक्शन कर दो। ये भी नहीं समझ आ रही थी कि सी सेक्शन करना है, डिलीवरी नेचुरल डिलीवरी करनी है, क्या करना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपनी दोस्त को दोबारा से कहा, मैंने कहा यार मुझे नहीं डॉक्टर सर समझ नहीं आए, मेरे सीनियर ही हैं, हमारे एचओडी हैं हमारे निश्तर हॉस्पिटल के। तो मैं कहा यार मुझे नहीं आए हैं सर समझ, तो तू मेरा कुछ और बंदोबस्त करना। फिर उसने मुझे भेजा डॉक्टर उस्मा हसन के पास। डॉक्टर उस्मा हसन के पास वही पहुंच गए मैं और मम्मा दोनों। और यूँ समझो कि 6ठे महीने के ऊपर जाकर मुझे एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट मिली। अच्छे सब होते हैं, मतलब कि मेरे लिहाज से, मेरे क्राइटेरिया ऑफ अच्छी पर एक अच्छी डॉक्टर आई, और उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से बात की, मेरी हर चीज़ का जवाब देना, मुझे नंबर मेरा उन्होंने एक्सचेंज किया ताकि कोई भी मसला मैं उनसे बात कर सकती हूँ। और उसके बाद से बहुत ही स्मूथली हो गया सारा, जो भी सिम्टम्स थे। कमर का दर्द मुझे बहुत ज़्यादा हो गया था, 2nd ट्राइमेस्टर के एंड से लेकर एंड तक रहा है कमर का दर्द। फिर एंड पे ये हुआ कि मुझे कॉलिस्टेसिस हो गया था, और उसकी वजह से मुझे फिर सी सेक्शन हमने किया इलेक्टिव। मेरे मियाँ आए प्रेगनेंसी से 3-4 दिन पहले, हमने डिसाइड किया कि भाई हमने डॉक्टर उस्मा हसन से हम फिर से मिलने गए। और फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी काउंसल किया, उन्होंने अच्छी खासी मेहनत लगाई समझाने में कि भाई ये इंडिकेशंस हैं, ये हो सकता है अगर हम नहीं जाते, ये वो सारा कुछ समझाया। एंड फाइनली हमने इलेक्टिव सी सेक्शन प्लान किया। अच्छा, अब सी सेक्शन तो हो गया। मुझे लगा था कि इट वुड हैव बीन अ वेरी इजी वे आउट, बट ऐसा नहीं था। सी सेक्शन के बाद मुझे हुआ है शदीद किस्म का स्पाइनल हेडेक। स्पाइनल हेडेक इतनी बुरी चीज़ है ना, जिसको हुआ है ना सिर्फ वो बता सकता है कि ये क्या चीज़ है। ऐसे फील होता था जैसे मेरी ना गर्दन, मेरा सर गर्दन से उतार के रख दो तो वो बेहतर होगा, इस कंडीशन से जो इस वक्त गर्दन लगी हुई है मुझे, उससे बेहतर है कि मेरा उतार के साइड पे रख दो। इतनी ज्यादा वो बुरी हालत हो जाती है आपकी पूरी, ऐसा लगता है आपका दिमाग ड्रेन होकर बैक की तरफ जा रहा है। अगर आप में से किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस किया देन यू कैन रिलेट टू मी। बिल्कुल ही ऐसा लगता है सारा कुछ इकट्ठा होकर ना गर्दन के अंदर चला जाएगा, और ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। और ऐसा मैंने कहा उड़ गया है मेरा दिमाग, मुझे ऐसे फील होता था। मतलब कि वो इतना बुरा था कि मुझे मेरे सी सेक्शन के स्कार की इतनी तकलीफ नहीं थी जितना मुझे स्पाइनल हेडेक ने मेरा दिमाग उड़ा दिया था। बट देन अगेन फिर वो 3-4 दिन रहा है, 3-4 दिन नहीं रहा वो, मुझे 8 दिन रहा है। 8 दिन के बाद से फिर वो ठीक हुआ है। अब उसके बाद ये है कि हाँ, मैं ये कहूँगी कि अब आई डोंट नो कि इसको किस क्राइटेरिया पे रखना चाहिए कि मेरी प्रेगनेंसी इजी थी या डिफिकल्ट थी, दैट्स फॉर यू टू डिसाइड। अच्छा, मैं आज ये सारा छोटी मोटी स्टोरी, एक बैक ग्राउंड स्टोरी इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसने मुझे ब्यूटी वाइज, क्योंकि मेरा ब्यूटी से रिलेशन है, तो ब्यूटी वाइज ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है।
तो सबसे पहली तो बात आ जाती है कि आप ना, कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी अगर आप भी इस वक्त प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी से गुजर चुकी हैं और यू आर हैविंग दीज प्रॉब्लम्स, तब तो बहुत लेट हो चुकी है। लेकिन हाँ, अगर आप प्रेगनेंसी में अभी भी हैं देन इट कैन हेल्प यू। हाँ, बाद में भी कर सकती है। अच्छा, तो सबसे पहली टिप ये होगी, नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोलिक एसिड लें, अपने विटामिन्स लें, ये सारा कुछ तो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट भी बता देगी। मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो आपकी ब्यूटी से रिलेटेड होंगी। अब ब्यूटी के अंदर सबसे बड़ी बात ये थी, मुझे जो बड़ा खौफ था, पहला खौफ वो ये था कि जब पेट स्ट्रेच होता है तो स्ट्रेच मार्क्स ना आ जाए, क्योंकि मैंने गायनेकोलॉजी में की हुई है, अपनी हाउस जॉब की हुई है, और मुझे पता है कि कैसे दिखते हैं सबके टमीज, कैसी दिखती हैं मम्मीज की। तो मुझे बहुत डर लगता था उस चीज से। दो इफ यू हैव द स्ट्रेच लाइंस, इट्स नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ एंड आई एम नो वन टू जज। मैं खुद इस प्रोसीजर से गुजरी हूँ, इस जर्नी से गुजरी हूँ। मैं भी एक इंसान ही हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ भाई, सांड नहीं हूँ मैं कि मेरी कोई ऐसा साथ नहीं है। तो सबसे पहली बात, स्ट्रेच मार्क्स के लिए ना मुझे दो चीज़ों ने बहुत हेल्प की है। कोई भी चीज़ स्पॉन्सर्ड नहीं है, कंप्लीटली पर्सनल जर्नी बयान कर रही हूँ मैं अपनी आपको। एक तो सबसे पहले आ जाता है ये ग्लो अप ऑयल, और दूसरी चीज़ मैंने ये वाला ही लाइन स्ट्रेच मार्क क्रीम थी, और ये वाला जो ऑयल है, इन दोनों का ना मैं आपको पिक्चर भी शेयर कर दूंगी दोनों साइड्स पर। इन्होंने बहुत हेल्प की है। एक दिन मैं ये लगाती थी और एक दिन मैं लगाती थी ये वाला ऑयल। ये ऑयल ना बेसिकली इसमें बहुत ही अच्छे से इंग्रेडिएंट्स हैं, मुझे तो काफ़ी हैरत भी होती थी कि ये सारी चीज़ें इसमें है भी या नहीं है, बट इट्स रियली अमेजिंग। अच्छा, ये मेरी दूसरी बोतल है, ये यहाँ तक फुल है। ये मैंने प्रेगनेंसी के बाद ली थी, अपनी सिजेरियन सेक्शन के बाद ली थी। जो पिछले वाली थी वो पूरी मैंने खत्म कर दी। और ये वाला जो है, इसका भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है। इसमें हियालुरोनिक एसिड है, कोको बटर है, शिया बटर है। तो ये क्या करता है, स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, मॉइस्चराइज रखता है, तो आपकी स्ट्रेच मार्क्स नहीं आते। क्योंकि मेरी स्किन प्रोन है स्ट्रेच मार्क्स के, मेरी फैमिली में भी स्ट्रेच मार्क्स हैं। ये इन दोनों चीज़ों ने वाकई हेल्प की है। आंखें बंद करके ले सकते हो, मैं दोनों आपके साथ शेयर कर दूंगी। अच्छा, अब इसके बाद जो सिजेरियन सेक्शन हुआ है, उसके बाद मैंने क्या किया, एक तो बेल्ट आपने लगानी है आपने, लेकिन सॉफ्ट बेल्ट लेना, एकदम से टाइट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो तो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट भी आपको बता देंगी। सेकंड ब्यूटी रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका सी सेक्शन का स्कार। अब सी सेक्शन के स्कार को जल्दी उसकी स्वेलिंग वगैरह खत्म करने की जरूरत नहीं है। आई हैव बीन देयर। वो स्वेलिंग ऐसे लगता था कि मेरा तो पेट ही खराब हो गया, लेकिन स्वेलिंग चली जाती है एंड देन फिर पीछे एक अच्छा सा स्कार रह जाता है। उस स्कार की हीलिंग के लिए दो चीजें लेना, एक कोलेजन एंड विटामिन सी। ये आपने ओरली लेने हैं, पाउडर में लो, जिस भी चीज में लो। मैंने ना कोलैग सी के शॉट स्टार्ट कर दिए थे, उसमें कोलेजन एंड विटामिन सी दोनों है, और वो ओरल शॉट है, वो स्टार्ट किया है मैंने, कर दिया था मैंने। ये क्या करते हैं, ये आपके स्कार की हीलिंग को फास्ट करते हैं, आपका किलोइड बनने से बचाते हैं, मतलब कि स्कार को उभरने से बचाते हैं, और बड़े ही तेजी से आपके स्कार को हील करते हैं। थर्ड चीज मेरी ये स्कार अवे क्रीम है। ये बेसिकली कोई भी सिलिकॉन बेस्ड आपने जेल ले लेनी है। ये स्कार अवे, ये थोड़ी महंगी है, कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबेक्स भी आ जाती है। बेसिकली फॉर्मूला ये है कि आपने स्कार बेस्ड में रहना है, सॉरी सिलिकॉन बेस्ड में रहना है। अब तो सीरम्स भी आ गए हैं, बट देन अगेन मैं जेल ज्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि जरा अच्छे से स्टे करती है। तो ये सिलिकॉन बेस्ड मैं जेल लगाती हूँ, जो कि मैं अब तक भी लगा रही हूँ। मेरी सी सेक्शन को 3 महीने हो गए हैं, बट मैं अब तक भी ये लगा रही हूँ। और आखिरी जो चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ ना, ये बहुत काम की चीज है। अच्छा, ये ना मुझे बेसिकली ये रिवोरा की मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन शीट्स हैं, लेकिन मैंने रिवोरा लिखकर सर्च नहीं किया था मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि सिलिकॉन शीट्स ना बाहर के मुल्कों में बहुत ज्यादा लगाते हैं, आजकल बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, वायरल हुई हुई हैं इसके सी सेक्शन स्कार के लिए स्पेशली। तो मैंने गूगल पर लिखा था कि सिलिकॉन बेस्ड शीट्स फॉर सी सेक्शन स्कार हीलिंग, तो ये वाली शीट्स अपेयर हुई थी और मैंने वहां से जाकर इनको ऑर्डर कर लिया था। मैंने यूज की है तो मैं बता सकती हूँ कि ये एक अच्छा ब्रांड है, आप भी यूज कर सकते हैं। रिवोरा बहुत ही मजे की ना ऐसे सिलिकॉन की स्ट्रिप है जो इधर से उतर जाती है और आप अपने स्कार के ऊपर लगा दो। ये बहुत ही मोटी है, मैं इसको ना बीच में से काट के यूज करी क्योंकि काफी महंगी है, मेरे ख्याल में या 2500 की है या 5500 की है, इन दो में से एक रेट है और अंदर सिर्फ 5 शीटें हैं। तीसरी चीज थी, जब प्रेगनेंसी के बाद ना वो स्किन वापस श्रिंक होती है ना, तो स्किन बहुत डार्क हो जाती है आपके एब्डोमेन की। मुझे नहीं पता आपकी होती है नहीं, मेरी तो हो गई थी। उसके लिए जो चीज मैंने यूज की थी वो था ये ग्लाइकोलिक एसिड सीरम। ये ऑर्डिनरी का है। अच्छा, ये थोड़ा महंगा पड़ता है। अब ना मैस्टन फार्मास्यूटिकल्स वालों ने ना सेम यही फॉर्मूला बना लिया है और वो 1800-1900 में आपको कॉस्ट करता है और काम वही सेम यही वाला करता है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अब तक यूज़ की हैं दैट रियली हेल्प मी। और अभी तक मैंने कोई भी प्रोसीजर नहीं लिया अपने सी सेक्शन स्कार के लिए, बट आई एम थिंकिंग अबाउट गेटिंग CO2 लेजर डन, बट मुझे इतनी कोई जल्दी नहीं है, तो आई एम जस्ट टेकिंग वन डे एट अ टाइम, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे को संभालना भी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को और यूट्यूब लाइफ को, इन सब चीज़ों को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा काम है। तो टाइम से ही मैं उसको भी हीलिंग होने दूंगी और फिर मैं CO2 लेजर करूंगी और माइक्रो नीडलिंग भी हो सकता है मैं ऐड ऑन करूं बाद में। बट या दीज थिंग्स आर रियली हेल्पफुल। एंड so if this video helped you in any way, you can like my video and subscribe my channel maybe. And you can also tell me how was your pregnancy journey and which pathway did you choose? Was it C-section or was it natural delivery? Bye bye.